राजस्थान की सभी बार एसोसिएशन से वार्ता व सलाहकार राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाना। जयपुर के वेलफेयर फंड से सदस्य अधिवक्ताओं के आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाना। वेलफेयर फंड के सदस्य अधिवक्ताओं को दिया जाना और लाडली बेटी योजना सहयोग राशि दिया जाना। युवा सदस्य वकीलों को मासिक मानदेय दिलवाने। फंड की एक समान सदस्यता शुल्क राशि निर्धारण कर डुप्लीकेट सिस्टम खत्म करना। वार्षिक बजट पेश करना व पारदर्शिता हेतु हर माह आय का लेखा जोखा सूचना पत्र पर चस्पा करना। जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम वृत्तीय तथा जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकारियों का केंद्रीकरण करवाना। पार्किंग संचालन करवाना। अधिवक्ता हितों के मध्य नजर सलाहकार समिति, विवाद निस्तारण समिति, खेलकूद अन्य समिति, सफाई समिति एवं न्याय मित्र समिति आदि का गठन करना। देखते रहिए डिजिटल न्यूज़ 11 निवाई। नहीं था, मैं पहला वकील हूँ मेरे पूरे ख़ानदान में, और जब मैं आया तो मैंने बहुत महसूस किया, संघर्ष किया कि एक वकील के सामने क्या क्या समस्याएं आती है। और वकील हितों को देखते हुए मैंने अध्यक्ष पद पे दावेदारी की है। मैं चाहता हूं कि नए जो अधिवक्ता साथी आ रहे हैं, युवा साथी आ रहे हैं, उनको कुछ विशेष पैकेज मिलना चाहिए। जो अधिवक्ताओं के साथ दुर्घटना हो जाती है उन्हें भी अलग से पैकेज मिलना चाहिए। एक सामूहिक बीमा होना चाहिए। लाडली बेटी के लिए भी मैंने एक योजना बनाई है कि 2 लाख रुपए लाडली बेटी के ब्याह पर दिए जाएं, 10 लाख के करीब राशि डेथ क्लेम पे दी जाए और 5 लाख रुपए की राशि वो गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट पर दी जाए। कोर्ट परिसर में बुनियादी जो सुविधा होती हैं, लाइब्रेरी है, बैठने की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, इनके लिए क्या कुछ? बैठने की सुविधाएँ तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं। प्राथमिक रूप से इन्हीं को ठीक किया जाना ज़रूरी है, पार्किंग की क्योंकि सारी हैं। पार्किंग जो वाहन कैंपस में खड़े रहते हैं उनकी समस्या बहुत बड़ी है। अगर आकस्मिक ऐसी कोई घटना घट जाए तो शायद व्यवस्था नहीं संभाल पाएँ। एक तो व्यवस्थित तरीके से बैठने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नंबर टू नंबर सीट पर होने चाहिए। जिनके पास चैम्बर हैं वो चैम्बर में, और जिनके पास नीचे सीट है वो सीट पर। भले ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हों, लेकिन मैं बड़ी साफ को इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहता हूँ कि जिसे एक जगह सुविधा मिल चुकी है वो एक जगह ही सुविधा का उपयोग करे। और पार्किंग, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर हम खुद ही चाहें कि पार्किंग की जो सुविधाएं हमें दी गई है उनका हम उचित प्रयोग करें तो उनसे भी निजात मिल सकता है। और भविष्य में अगर मुझे अवसर मिलता है तो कोशिश करूंगा समितियां बना करके कि इन समस्याओं से किसी भी प्रकार से निजात पाया जाए। सर, बार एसोसिएशन का जो फंड है उसको निर्णय प्रक्रिया को किस तरीके से पारदर्शिता कर लगाएंगे आप? वेलफेयर फंड अभी एक तो प्राथमिकता होती है हमारी सदस्य, और एक वेलफेयर फंड की सदस्यता होती है। मैं एक ही सदस्यता रखूंगा जिसमें वो बार एसोसिएशन का प्राथमिक रूप से सदस्य भी रहेंगे और जो अधिवक्ता कल्याण कोष है उसके सदस्य भी रहेंगे। और प्रयास मेरा ये रहेगा कि यहाँ की जो सुविधाएं हों वो सुविधाएं उन्हें ही दी जाएं जो नियमित रूप से यहाँ के बार एसोसिएशन मदर बार के मतदाता हों। सर, अभी देखा गया है हाल ही में कुछ टाइम पहले, तो कल जोधपुर वाली घटना की बात कर लो या उससे पहले आदेश नगर वाली घटना की बात कर लो, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस और वकीलों में सामंजस्य बिगड़ जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रत्येक थाने स्तर पर 10 या 20 अधिवक्ताओं की न्याय मित्र समिति बनाई जानी चाहिए जिसका पुलिस के साथ सामंजस्य रहे। कम से कम वकीलों के मामले में तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आपका नाम बताइए। मैं रजनीश गौड़, दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हूँ। कोर्ट परिसर में पानी की भी एक बड़ी समस्या है, उसके लिए क्या कुछ योजनाएं आपकी तरफ से रहेंगी? दुर्भाग्य की बात है, 1932 में बार एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और 2025 आ गया है। अभी तक कोई शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर सका है वकीलों के लिए। हालांकि मैं 2 साल से मेरे से जितना होता है उतना मैं करने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये तो छोटा सा एक अंशदान है। अगर मुझे अवसर मिला तो सबसे पहले मैं पानी, सीटों पर बैठने और पार्किंग, इन 3 समस्याओं का सबसे पहले निराकरण करूँगा।
सर आपकी नज़र में एक चीज़ और है कि पिछले जो कार्यकाल में क्या कुछ कमियां रही होंगी जिनको आप पहले प्राथमिकता लेके सही करेंगे? नहीं, मैं एक पहला प्रत्याशी हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जो मैनिफेस्टो पे अपना चुनाव लड़ रहा है, बाकी के प्रत्याशी जातिगत आधार पे या गुटबाजी के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो मैंने अपना मैनिफेस्टो दिया है, मैं उस मैनिफेस्टो की को अक्सर से अक्सर पालना करूंगा उसकी। क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा आपका? मैनिफेस्टो मैंने बताया आपको पहले भी कि 10 लाख डेथ क्लेम पर है, 5 लाख गंभीर बीमारी और एक्सीडेंट पर है, 2 लाख बेटी के ब्याह पर है, और उसमें युवाओं के लिए भी है कि उनको स्टाइपेंड किस तरीके से महीने में दिया जा सकता है, उनकी कैसे मदद की जा सकती है। मैडम आपके फादर आज चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, जी। आप लोग काफ़ी मेहनत भी यहाँ कर रहे हैं, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या मेरी अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, यहाँ पे खड़े सभी अधिवक्ता, जो साथी अधिवक्ता हैं, उन सभी का उतना ही सहयोग है, इवन मुझसे ज़्यादा ही सहयोग रहा होगा पिछले 1 साल के दौरान। और मेरा यही कहना है कि वोट एंड सपोर्ट जो हम विचार लेकर के आए, ये यूथ के लिए भी उतने ही प्रभावी हैं जितने हमारे हमसे बड़े जो सीनियर्स हैं उनके लिए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी वकीलों से, मेरे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वोट एंड सपोर्ट। आपके जो फादर हैं सीनियर वकील हैं, आप युवा वकील वकालत अभी हो जी, कर रहे हो, जी। बन चुके हो, जी। तो क्या कुछ जो कठिनाइयाँ हैं वो आपके सामने आती हैं? बिल्कुल सर, 2014 में जब मैं वकालत के पेशे में एज ए वुमेन एडवोकेट, मैं ये समझ सकती हूँ कि जो न्यू कमर्स हैं एडवोकेट्स, उनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि स्ट्रगल किसे कहते हैं न्यू कमर से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चूँकि मैं सेकंड जनरेशन हूँ कह सकती हूँ, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे आते हैं जो इस फील्ड के अंदर, उनके लिए किसी पर्टिकुलर सीनियर को चूज़ करना इस फील्ड के लिए, या फिर सेफ सीट चूज़ करना, ये बहुत सी मुश्किलें होते हैं। पहले ही दिन में किसी को वकालत के सभी तरीके के दावपेच नहीं आते हैं। वक्त के साथ जो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको समान रूप से देखना पड़ता है। चूँकि मेरे फादर इन चीज़ों को ढंग से समझ सकते हैं, बीइंग ए फादर भी और बीइंग ए सीनियर एडवोकेट भी, तो मेरा मानना ये है कि ऐसे लोगों की वजह से, एक बार चांस देने की वजह से, क्या पता आने वाली जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट गुल